नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। ये सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करते हैं बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया के मामले के साथ, क्योंकि देहरादून पुलिस टीम गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुकी है। कटारिया को अरेस्ट करने के लिए ये टीम निकल चुकी है और दून में बीच सड़क पर शराब पीने का विवाद सामने आया था। कटारिया पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है। अपने को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर कहता है बॉबी कटारिया। तो देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई, बीच सड़क पर बैठकर शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद मामले को लेकर कार्रवाई की गई। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है। अब गुरुग्राम रवाना हो गई है देहरादून पुलिस बॉबी कटारिया को अरेस्ट करने के लिए। सत्येंद्र बरतवाल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्येंद्र, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है बॉबी कटारिया पर। कब तक देहरादून पुलिस जो है गुरुग्राम के लिए रवाना होगी या फिर रवाना हो चुकी है? कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा बॉबी कटारिया, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सीनम, क्योंकि बॉबी कटारिया का जो कि बीच सड़क में शराब पीने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद देहरादून कैंट थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी कई धाराओं में हुआ है। और अब क्योंकि इसको 14 अगस्त को पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये बॉबी कटारिया पहुंचा नहीं, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया। और वारंट जारी करने के बाद आज पुलिस की एक टीम निकली है जो बॉबी कटारिया के जो इलाका है जहां वो रहता है उसके घर निकली है और वहां से उसे अरेस्ट करने की बात की जा रही है। जी, यानी कि अरेस्ट उसे आज किया जा सकता है, क्या ये माने हम? बिल्कुल सीनम, क्योंकि टीम यहाँ से रवाना आज ही हुई है और है। ये माना जा रहा है कि बॉबी कटारिया को जल्द से जल्द अरेस्ट करके टीम देहरादून पहुंचेगी। जी, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है बॉबी कटारिया पर, कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल सीनम, क्योंकि बॉबी कटारिया के ऊपर आईटी एक्ट के साथ जो सड़क जाम करने को लेकर कई धाराओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है और ये इन धाराओं में बॉबी कटारिया को बयानों दर्ज करने के लिए भी थाने बुलाया गया था, लेकिन बॉबी कटारिया ना थाने पहुंचा ना वो उसने कोई बयान दर्ज करवाए, जिस पर अब पुलिस की टीम निकली है या यहाँ से गुरुग्राम के लिए और जल्द से जल्द बॉबी कटारिया को अरेस्ट करके देहरादून लेके आ पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सत्येंद्र बरतवाल हमारे साथ जुड़े थे देहरादून से संवाददाता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं। मुसाइरी के जोहार क्षेत्र में स्थानीय लोग जोखिम उठाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे स्थानीय लोग जान को हथेली पर रखकर नदी को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और अगली खबर है टिहरी से, जहां पर NH 94 करीबन 26 घंटे से बंद है। नरेंद्र नगर के पास मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बंद हुआ है। छोटे वाहनों को PTC से डाइवर्ट किया गया है। मशीनों से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। वहीं हाईवे बंद होने से यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पिछले 26 घंटों से बंद है, मलबा हटाए जाने का काम जारी है, लेकिन कब तक ये रास्ता खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 26 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। नरेंद्र नगर के पास मलबा आया, जिसके चलते ये रास्ता बंद हो गया। तो पहाड़ों की ये खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली में नंदा नगर घाट मुख्य बाजार में कई मकानों को खतरा है। बाजार के ठीक ऊपर बड़ा लैंडस्लाइड जोन विकसित हो रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
दिनों बारिश से मुखबिर में बड़ा ही बारिश ने तबाही की। और ये जो रोड के अच्छा से जो अलाइनमेंट नहीं रहा, जलेबी जैसे डाल दी विभाग ने, उस जलेबी से मोख और कुंडी के जो फ्लड से सारा दुर्मा गाँव जो है आधा गाँव बह गया है। वहाँ पे लोग गौशालाएँ, लैट्रिन पीट पक्की मकानें बह गई। और अगली खबर है टिहरी से, जहां पर धनोल्टी के गवाड़ में बादल फटने के मामले में 5 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। कीर्तिनगर के कोठार गांव में भी एक महिला लापता चल रही है। धनोल्टी के गवाड़ में बादल फटने का ये मामला सामने आया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शनिवार को देहरादून के मालदेवता और इससे लगे टिहरी के इलाकों में बारिश की तबाही हुई और मालदेवता की आपदा में 4 लोगों के शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 13 लोग अब भी लापता हैं। 12 घायलों का इलाज चल रहा है। इस पूरे इलाके में एसडीआरएफ की 6 टीमें लगी हुई हैं, जो कि राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। टिहरी में शनिवार को 2 शव बरामद किए गए थे, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। कीर्तिनगर के कोठार गांव में भी एक महिला लापता है और कई घर तबाह हो चुके हैं, रोड बह चुकी है, पुल ध्वस्त हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मालदेवता, सरखेत, तिमली, मानसिंहवाला, भैंसवाड़ा, सेठकी, छमरोली, इन सभी जगहों पर बारिश से नुकसान हुआ है। राहत बचाव कार्य जारी है। राजधानी देहरादून में सौंग नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड ढह जाने की वजह से अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उस टेक्निक को लेकर भी उठ रहे हैं जो डिजाइन तो 50 सालों के आकलन पर करती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये पुल सफेद हाथी साबित हो जाते हैं। शनिवार को बादल फटने और नदियों के उफान पर आने से सौंग नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड पानी के साथ बह गई। ये पुल 1999 में अगले 50 साल के आकलन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन 25 साल भी पुल सुरक्षित नहीं टिक पाया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अकेले राजधानी देहरादून में इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए। 2018 जौलीग्रांट को जोड़ने वाले थानो मोटर मार्ग पर भोपाल पानी में 8 करोड़ की लागत से बनाए गए पुल में उद्घाटन से पहले ही दरारें आ गईं। 2021 में इसी मोटर मार्ग पर बड़ासी में हल्की सी बरसात में पुल की दीवार ढह गई। इसे बने हुए 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। 2021 में ही देहरादून ऋषिकेश मोटर मार्ग पर तेज बहाव से रानी पोखरी पुल ढह गया, जो आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। ऐसी इंजीनियरिंग पर अब जनप्रतिनिधि ही सवाल खड़े कर रहे हैं। डिजाइन होता है, ये आधी उम्र भी अपनी पार नहीं कर पाते, क्या लगता है? देखिए, कुछ तकनीकी खामियों के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ये जो कि ठीक नहीं है। इसका पहला बाकायदा जो है इंजीनियर्स को देखें, जांचें, परखें। दूसरी ओर विभागीय अधिकारी इसके लिए इंजीनियरिंग फॉल्ट से इंकार कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर का कहना है कि बादल फटने और उससे पैदा होने वाली पानी मलबे का कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। वे इसके लिए सिंचाई विभाग को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विभाग का कहना है कि नदियों से मलबा न हटाए जाने के कारण उनका लेवल बढ़ जाता है, जो इस तरह के हादसों को न्योता दे रहा है। नदी के पानी में मिएंडरिंग हो रही है, नदी का पानी एक तरफ को कंसंट्रेट हो जा रहा है, जिसके कारण ये इसके अप्रोचेस वगैरह टूट रही हैं। इसके लिए मिएंडरिंग को ठीक करना सिंचाई विभाग का काम है। उनके लिए जो है ये इनको देखना चाहिए और हम भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि इनकी जो है मिएंडरिंग वगैरह की जो टेंडेंसी हो रही है, इसको जो है कम से कम करें। बहरहाल कमोबेश ये स्थिति मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह बनी हुई है। महज बरसात के इसी सीजन में अभी तक 14 पुलों को भारी नुकसान पहुंच चुका है। रुद्रप्रयाग और पौड़ी में तो 2 मोटर पुल पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। आपदा तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन यदि ये इंजीनियरिंग का फॉल्ट है तो मामला गंभीर हो जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी जिले में लगातार भूस्खलन हो रहा है। नदी नाले उफान पर होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर सड़कों पर टूट रहा है। बागेश्वर, बैजनाथ, कपकोट, मुनस्यारी समेत 24 सड़कें बंद हो गई थी। इनमें से प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद 16 सड़कों में आवाजाही शुरू करवा दी है, जिससे लगभग 50,000 से ज्यादा जनसंख्या प्रभावित रही।
जिले में बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। कांभड़ी मंदिर पर पहाड़ दरक गया और लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। ऋषिकेश में हर साल बाढ़ आने के बाद त्रिवेणी संगम पर तबाही का मंजर साफ दिखता है। निर्माण काम टूटकर बह जाते हैं, घाट भी बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और सालों से ऋषिकेश की जनता त्रिवेणी संगम पर चेक डैम बनाने की बात कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचातानी के चलते ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में रह जाता है और जनता का पैसा पानी में हर साल बह जाता है। टेम्परेरी रूप से घाट का निर्माण किया जाता है और लाखों की, मुझे लगता है कि 20-20, 25-25 लाख की लागत से वहाँ पे वो घाट बनाए जाते हैं और जब भी बरसात आती है वो बह के पहले एक ही बरसात में चले जाते हैं, वो पैसा बर्बादी जाती है। आगे देखिए कितने आदमी लगा रहे हैं, सब तोड़ फोड़ हो गया, चेंजिंग रूम हमारी सारी टूट गई, अंदर सारे नुकसान हो रहा। तो प्रशासन से ये अपील है, अगर अच्छी बात है चेक डैम बन जाए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, यात्री के लिए सुविधा हो जाएंगे। और चलिए एक अहम जानकारी, दिल्ली दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं और अपनी नई टीम को लेकर जेपी नड्डा के साथ चर्चा करेंगे। 24 अगस्त तक कार्यकारिणी घोषित कर सकते हैं महेंद्र भट्ट और कौन कौन टीम में शामिल होगा, कौन कौन इस कार्यकारिणी का हिस्सा बनेगा, इसी को लेकर आज शाम को जेपी नड्डा से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दिल्ली के दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये मुलाकात उनकी आज रही। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित होने वाली इस बैठक में 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मौसम खराब होने की वजह से सीएम योगी नहीं जा पाए। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक मामले में 22वीं अरेस्टिंग हुई है। एसटीएफ ने आरोपी बागेश्वर के सरकारी शिक्षक जगदीश गोस्वामी को अरेस्ट किया है। आरोपी राजकीय हाई स्कूल मलसूना बागेश्वर में अध्यापक है। आरोपी टीचर पर आरोप है कि उसने छात्रों को धामपुर ले जाकर पेपर याद करवाया था। उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि इस मामले में कितना ही बड़ा नाम आए उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सहकारिता में हुई नियुक्तियों पर कहा कि वो पारदर्शी तरीके से हुई हैं। यदि फिर भी किसी को कोई शंका हो, कोई सबूत अगर मिलता है तो निष्पक्ष जांच होगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और मैं कह सकता हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अफसरशाही के हावी होने की बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इस अफसरशाही से राजनेता यहां तक कि सांसद और केंद्रीय मंत्री भी परेशान हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं और भट्ट इस दौरान केंद्र सरकार के जरिए हो रहे कामों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन अजय भट्ट इस बात से हैरान हैं कि केंद्र से जो बजट वो लेकर आ रहे हैं उसकी कोई जानकारी अधिकारी उनसे साझा नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उद्घाटनों के कार्यक्रमों को से भी सांसद को दूर रखा जा रहा है। यही वजह है कि सांसद को खुली बैठकों में जल संस्थान, जल निगम, पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों के अधिकारियों को फटकार भी लगानी पड़ रही है। स्कीम प्रारंभ हो गई, सेंटर से पैसा हम ला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ न तो किसी माननीय विधायकगण को बताया है, न मेरी नॉलेज में कई चीजें आई हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज में पहले से थी। मुझे विभाग ने बताना चाहिए था कि फलानी को आज हम लोकार्पण कर रहे हैं,
फलानी स्कीम के लिए हम आज वहाँ पर उसका शिलान्यास कर रहे हैं। कोटद्वार में शुक्रवार से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने आए युवाओं से ये प्रमाण पत्र मांगा गया कि वो इसके खिलाफ किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अब इसका विरोध युवा कांग्रेस के महासचिव नितिन बिष्ट ने किया और एसडीएम पौड़ी ने उनके साथ गाली गलौज की और धमकी भी दी। वहीं एसडीएम का कहना है कि कांग्रेस के महासचिव नितिन बिष्ट ने सरकारी काम में बाधा डाली। काम आपने करना, मैंने करना है। मैं इतना मारूंगा ना सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर आ। इतना मारूंगा बात नहीं करना। कौन है? चलो मेरे को एक बात सुन, काम आपने करना, मैंने करना है। मैं इतना मारूंगा ना सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर आ। इतना मारूंगा बात नहीं करना। कौन है? चलो मेरे को एक बात सुन, चीता पुलिस भेजना है। एक आदमी यार बहुत हीरो बन रहा है। कैसी भेजो आप, भेजो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को उससे। मैं कई बार सुनो, मैं इधर खड़े मत हो, तुम मेरे सरकारी काम में व्यवधान डाल रहे हो। यहाँ खड़े मत हो, उधर चलो। 8 बजे चलो, उधर सरकारी टाइम में उधर चलो। 8 बजे मैं यहाँ दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। समझ तुम उधर चलो। सुनता नहीं, हर साल सही रहेगा। मारो, चलो उधर, मारो ना मारो। ओए पीछे लो, यहाँ खड़े हो, चीता मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट उनके कार चल रहे हैं, आप उन लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि आप होते कौन है, 5 बजे के बाद ऑफिस खुलने वाले। तो जब बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझे और मेरे को धमकी देने लगे और इस तरह से माहौल बन रहा था कि आज नहीं या तोड़फोड़ हो सकती है जनाधार कक्ष में, तो मजबूरन मेरे को उनको अपने तहसील परिसर के बाहर खरीदना पड़ा। चंपावत पुलिस ने 40 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस और एसओजी की टीम ने टनकपुर में 360 ग्राम स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। चंपावत पुलिस की अब तक की स्मैक के खिलाफ ये सबसे बड़ी रिकवरी है। पुलिस के मुताबिक स्मैक तस्कर फतेहगंज से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर इसे बेचा करते थे। यूज कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सवेरे इन दोनों को चेकिंग करते हुए यहाँ टनकपुर में ककराली गेट से थोड़ा सा पहले पकड़ा गया था और दोनों को तलाशी करने के बाद से दोनों के पास है लगभग 360 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इन दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद से एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय पेश